जय हिंद वॉरियर्स। वेलकम टू जयजी डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी अक्षित स्वागत करता हूं आपका जयजी डिफेंस वॉरियर की हिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़ा ले रहे होंगे हमारी हिस्ट्री क्लासेस का। तो जैसे कि हम बात करते हैं हर रोज़ हिस्ट्री एंड डेट 2022 की, और ठीक उसी सीरीज़ में हम आज आपके लिए लेके आए हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह था, जो चाहे उसको हम अब सिपाही विद्रोह कह लें या कुछ भी कह लें, जो विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, उसके बारे में हम आज आपको लेकर आए हैं और जानेंगे बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में कि इश्यूज़ क्या हुए थे और उनके कारण क्या थे। ठीक है, अब जो होता है ना विद्रोह के कारण, इसमें कई सारे आ गए, जैसे राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, ठीक है, सैन्य कारण क्या था। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे और उस समय के तत्कालीन कारण क्या थे और बात करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकला। तो चलिएगा चलते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह आखिर था क्या। द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 to 1859 was a widespread but unsuccessful rebellion against the rule of British East India Company in India, which functioned as a sovereign power on behalf of the British Crown। अब क्या हुआ था कि जो भारतीय विद्रोह थे, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ये विद्रोह था, रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन ये असफल रह गया था। ठीक है, और जो एक तरीके से क्या है, जो कहें कि जो ब्रिटिश थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहा था। बेशक ये अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन इसके बाद जो और भी विद्रोह हुए थे, जो और भी रिवोल्ट हुए थे, उनसे फिर अंग्रेज़ों की हिम्मत टूटती गई। असल में कहें तो यहीं से हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी एक टाइप से। तो चलिए चलते हैं द रिवोल्ट, बात करेंगे विद्रोह की। क्या आखिर ये विद्रोह था क्या। इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बोलें तो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में एक पहली मतलब लोगों के द्वारा संगठित की हुई एक प्रतिरोध, बोले तो उनके खिलाफ पहली कमेटी थी, ऐसा बोल सकते हैं हम। इट बिगेन एज अ रिवोल्ट of the sepoys of the British East India Company's army, but eventually secured the participation of the masses। अब कहा जाए कि वैसे तो ये बेसिकली तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे उनके द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसमें ना जनता ने भी भागीदारी अपनी शुरू कर दी, पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया था। द रिवोल्ट इज़ नोन बाई सेवरल नेम्स, द सिपॉय मूटनी by the British historian, the Indian Mutiny, the Great Revolution, the Revolt of 1857, the Indian Insurrection and the First War of Independence। अब ये कई सारे नाम दिए गए थे अपने अपने अलग अलग इतिहासकार द्वारा, जैसे कि सिपाही विद्रोह एक ब्रिटिश के इतिहासकार थे, उन्होंने दिया था। भारत विद्रोह, महान विद्रोह भारत के इतिहासकारों ने दिया था। 1857 का विद्रोह था या भारतीय विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो था वो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा दिया गया था। तो ऐसे इसके कई सारे नाम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इतिहासकारों ने दिए थे। ना बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ द रिज़ल्ट। अब जब हम बात करेंगे अगर कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट की, तो देखिए इस विद्रोह के कई सारे कारण थे, केवल एक कारण की वजह से ये विद्रोह नहीं हुआ था। इसके कारण क्या थे, जैसे राजनीतिक कारण भी इसमें कुछ थे और सामाजिक और धार्मिक कारण भी इसमें थे, आर्थिक कारण भी इसमें थे, सैन्य कारण भी इसमें थे, और उस समय के कुछ जो करंट में चल रहे थे वो भी उसमें कारण थे। ठीक है, तो बात करते हैं हम राजनीतिक कारण की, पॉलिटिकल कॉजेज। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट वर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन। अब इसके माध्यम से हम बोले तो कि जो ब्रिटिश की विस्तार की नीति थी उसमें क्या हुआ था कि कई कारणों में चूक के सिद्धांत या फिर अन्य उन्होंने अपनी बढ़ोतरी कर ली थी। ठीक है, and a large number of Indian rulers and chiefs were dislodged, thus arousing fear in minds of the ruling families who appreciated a similar fate। जी हाँ, बात करें तो अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय शासक थे और या जो प्रमुख थे उस समय उनको हटा दिया गया था। एक बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़ी संख्या से उनको हटा दिया गया था, और जिससे अन्य शासकों के मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं उनको भी ना हटा दिया जाए। ठीक है,
तो ये भी इसका एक मेन कारण रहा था। नाउ लेट्स फर्दर, रानी लक्ष्मीबाई अडॉप्ट सन वाज नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। कि जो रानी लक्ष्मीबाई ने जो पुत्र लिया था, दत्तक पुत्र जो गोद लिया था, दत्तक कहते हैं गोद लेने वाले पुत्र को, तो उसको झांसी की रानी मतलब उस झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी, अलाउनेंस नहीं था। सतारा, नागपुर एंड झांसी वर अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत को सतारा, नागपुर और झांसी में मिला लिया गया था। बात करेंगे आगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, ठीक है। जयपुर, संबलपुर एंड उदयपुर वर ऑल्सो अनेक्स्ड। जो जयपुर थे, संबलपुर थे और उदयपुर को भी मिला लिया गया था। कैसे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। नाउ टॉकिंग अबाउट द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय द लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ maladministration left thousands of nobles, officials, retainers and soldiers jobless. This measure converted Awadh, a loyal state, into a habit of discontent and intrigue. कहने का मतलब है जो मतलब लॉर्ड डलहौजी चाहते थे कि अवध में कुप्रशासन हो जाए, ठीक है, और उनने इस पर अवध पर कब्जा करने से हजारों रईसों को, अधिकारियों को, नौकरों को और सैनिकों को बेरोजगार कर दिया। और फिर इसने क्या हुआ, जो एक वफादार राज था अवध, उसको क्या किया, साजिश के केंद्र में बदल दिया, ठीक है। और बिल्कुल हाँ, हम बात करते हैं और भी राजनीतिक कारण थे, जैसे क्या था कि प्रारंभ शुरू से ही ना कंपनी ने देसी भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न किया था, लेकिन बेलजली की सहायक संधि जो थी उससे क्या हुआ था, मतलब इस दिशा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास था बेलजली की सहायक संधि का। दूसरी बात कहें कि सहायक संधि में ये कहा गया था कि कंपनी राज्य के जो आंतरिक मामले होंगे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन रेजिडेंटों ने राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किए थे और जिससे कंपनी और राज्य के संबंध बिगड़ गए थे। और तीसरी बात करते हैं हम कि सन 1856 में डलहौजी ने, जैसे मैंने अभी बताया था, अवध के शासन को ग्रहण कर लिया और जिससे सिपाहियों को और रईसों को, अधिकारियों को, नौकरों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसमें एक कारण और था कि विद्रोह शुरू होने से पहले भारतीयों को लगने लगा था कि उनके जो सभी राज्यों का अस्तित्व है वो खतरे में है और जो बचे हुए राज्य हैं उनका जो विलय मतलब होने वाला है, मिलने वाला, अब वो कुछ ही समय की बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें आखिर हुआ क्या था, ठीक है, या फिर चूक का सिद्धांत क्या था ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने जैसा आपको बताया था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या। द नोटेबल ब्रिटिश टेक्निक कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन द लेट 1840s। अब क्या था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये एक ब्रिटिश की तकनीक थी जो पहली बार डलहौजी ने 1840 में लागू की थी, ठीक है। इट इन्वॉल्व द ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग अ हिंदू रूलर विदाउट अ नेचुरल heir from adopting a successor and after the ruler died of abdicated annexing his land। कहने का मतलब है कि इसमें ये क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने एक प्राकृतिक नेचुरल मतलब उत्तराधिकारी बना दिया हिंदू शासक को कि अगर उसका बेटा या जो हिंदू शासक है उसके पास कोई भी पुत्र नहीं है तो उसका सारा राज्य बाद में अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगा, या त्याग के बाद या मृत्यु के बाद। To those problems added the growing discount of the Brahmins, many of whom had been disposed of their rulers, of their revenues or had lost lucrative positions। अब इसमें क्या हुआ था कि ऐसी समस्याओं के बढ़ते समय ने ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को जोड़ा और जिससे उन्होंने उनके कई सारे जो राजस्व के पद थे उनको खो दिया था। अब राजस्व के पद जब खो गए थे तो उसमें क्या हुआ था, राजस्व के पद खोने के बाद फिर से एक असंतोष की लहर गूंज गई और ये एक मेन इश्यूज बन गया, मेन कारण बन गया 1857 के रिवोल्ट का। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस केस कॉजेज, के जो सामाजिक और धार्मिक कारण थे वो क्या रहे थे, ठीक है। तो द रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया वाज अलार्मिंग कंसर्न ऑल ओवर द कंट्री। क्या हुआ था कि भारत में तेज़ी से जो था पश्चिमी सभ्यता मतलब जो फैल रही थी, जो वेस्टर्न कल्चर जो फैल रहा था वो एक चिंताजनक बात थी, जैसे कि हम सबको ही पता है। एन एक्ट इन 1850 चेंज द हिंदूज लॉ टू इनहेरिटेंस एंड इनेबलिंग अ हिंदू हु हैड कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी टू इनहर्ट हज एक्सरियल प्रॉपर्टीज़।
कहने का मतलब है कि सन 1850 में एक अधिनियम आया और उसने जो हिंदू की विरासत थी उसके कानून को बदल दिया। अब क्या बदला था, इसमें क्या था, एक हिंदू जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया को अपनी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बना दिया गया था। द पीपल वर कन्विक्टेड कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियन। और लोगों में एक विश्वास बन गया था कि जो सरकार है वो भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। ठीक है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड फीमेल इन्फेक्टेड। इस सब कहने का मतलब है कि जो सती, कन्या और भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं थीं उनका उन्मूलन होने लगा। विवाह, जो विधवा विवाह होता था, पुनर्विवाह को वेद बढ़ाने वाले कानून को स्थापित किया जाने लगा। और जो सामाजिक ढांचा बनाया गया था उस टाइम उसको खतरा माना जाने लगा था। ठीक है। इंट्रोडक्सिंग वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन वाज डायरेक्टली चैलेंजिंग द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम। और जो एकदम पश्चिमी तरीके से जो शिक्षा मिल रही थी तो उसके साथ उसमें क्या था कि ये हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी एक चुनौती बन चुकी थी कि उनके लिए रूढ़िवादिता को कि कहीं ख़त्म ना कर दिया जाए। इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वाज व्यूड विथ सस्पिशन। और जो रेलवे और जो टेलीग्राफ की जो शुरुआत थी तो उसमें भी लोगों के लिए कुछ संदेहपूर्ण बात आने लगी थी। और इसके कई सारे, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था कि ईसाई जो थे उनको बल मिला था इसमें, तो लोगों में ये हो गया था कि वो हिंदुओं को ईसाइयों में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ही भारत को सभ्य बनाने के लिए अन्य कानून लाए गए। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के संबंध में अन्य कानून लाए गए। और 1856 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एक हिंदू ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया गया तो उसको अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उसको जो था नौकरियों में भी सुविधा दी गई थी। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कॉज, कि जो आर्थिक कारण थे वो क्या रहे थे इस युद्ध के। इन रूरल एरियाज peasant and zamindar were infunded by the heavy taxes on land on the standard method of revenue collection followed by the company। कहने का मतलब है कि जो भारत में जो कंपनियां चल रही थी, ठीक है, तो उनका मेन कारण यही रहा था कि जब भारत में यानी कि आर्थिक शोषण को मुनाफा बढ़ाने लगे थे लोग, एक तरह से आर्थिक शोषण ही हो रहा था लोगों का, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब भूमि पर भारी कर लगे हुए थे, तो जो राजस्व जो वसूला जाता है, जैसे राजस्व विभाग में जैसे अभी लेखपाल होता है, तो जो राजस्व वसूला जाता है उसके मतलब कड़ा तरीका था वो एक, और उससे किसान और जमींदार दोनों नाराज थे। ठीक है। मैनी अमंग दीज ग्रुप्स वर अनेबल टू मीट द हैवी रेवेन्यू डिमांड्स एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लैंडर्स eventually losing the lands that they held for generation। और इसमें क्या हुआ था कि जब भारी राजस्व मांगा जाने लगा था तो लोग ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे थे और वो उस भूमि को फिर खोते जा रहे थे जो उनके पास पीढ़ियों से थी या उन्हें पैतृकों द्वारा मिली थी। लार्ज नंबर ऑफ सिपाहीज बिलोंग टू द peasantry class and had family ties in place, so the grievance of the peasant also affected them। अब उसमें क्या हुआ था कि जो सिपाहियों की एक बड़ी संख्या थी वो किसान वर्ग से थी, जैसा आज भी है। ठीक है। और उनके गांव से पारिवारिक संबंध थे या रिलेशनशिप थे जो भी थे, तो किसानों ने शिकायत की, तो इससे उन्हें भी एक प्रभाव हुआ था कि यार ऐसा क्यों हो रहा। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इनटू इंडिया विच रूइंड इंडस्ट्रीज पार्टिकुलरली द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की आवाभगत हुई थी उसमें क्या हुआ था, विशेष रूप से भारत के कपड़े के उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था। यानी कि जो भारत का कपड़ा उद्योग चल रहा था वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ठीक है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैड टू कम्पीट विद चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब क्या हुआ था, जो हस्तशिल्प उद्योग थे भारत के वो ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित सामान खरीद रहे थे या उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। ठीक है। और जो अगर बात करें हम और ज़्यादा आर्थिक कारण की, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भूमि की क्षमता से अधिक लगान लगा दिया गया था और जो संपत्ति बनाने के लिए अधिकार के हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। ठीक है। जो लोग कुटीर एवं लघु उद्योगों के माध्यम से जीविका चलाते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था,
जैसे सूती वस्त्र, उनके लिए भी एक तरह का पाबंद लगा दिया गया था, ठीक है। और उसमें अब जो रेशियो की बात करें कि भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाले कम से कम मलमल और कैल्को सूती वस्त्र पर जहां 27% एवं 71%, रेशमी कपड़ों पर 90% कर लिया जाता था, वहीं भारत में आने वाले अंग्रेजी सूती रेशमी कपड़ों पर 3.5%, 2% का कर लिया जाता था। मतलब यहाँ से भेज रहे हैं तो 27%, 71%, 90% का कर और उधर से मंगा रहे हैं तो 3.5% और 2% का कर बस। तो इस नीति का परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा जाना बंद हो गया, जाहिर सी बात है। और इसका जो था भारत के कपड़ा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अगर वहाँ पे कपड़ा नहीं जाएगा तो कपड़ा बिकेगा नहीं। तो इट इज़ द इकोनॉमिक्स कॉज, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री कॉजेज, कि जो सैन्य कारण थे या सैनिक कारण थे वो क्या रहे थे इस युद्ध में, क्योंकि इस युद्ध को जैसे ही हमने आपको पहले ही बताया सैनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करेंगे हम, बिल्कुल जी हाँ, सैन्य कारण क्या रहे थे। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एज अ सिपाही म्यूटनी। तो जो 1857 का एक युद्ध था वो सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। चलिए मैं आपको ये बहुत ही सरल भाषा में बताता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, PDF सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में। तो क्या हुआ था कि जब भारत में 87% से जो अधिक लोग थे वो भारतीय सेना में, जो ब्रिटिश सेना में वो भारतीय थे, ठीक है, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से बुरा माना जाता था, ठीक है, कह रहे ये तो तुच्छ लोग हैं ऐसे करके, ठीक। और ना ही उन्हें समान रैंक दी जाती थी जो ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाती थी, और उन्हें वेतन भी कम दिया जाता था। लेकिन अगर उन्हें सिपाही बनना है तो उन्हें घर से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उन्हें अपने घर से दूर जाकर सेवा करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ था, सन 1856 में एक लॉर्ड कैनिंग आए थे, ठीक है, उन्होंने एक अधिनियम जारी किया था जिसे समुद्र के पार ब्रिटिश भूमि में भी सेवा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब क्या था कि जो भारतीय सिपाही हैं उनको समुद्र के पार जाकर जो ब्रिटिश की ज़मीन है वहाँ पर भी सेवा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, कि लॉर्ड कैनिंग थे कौन, इनका कितना कार्यकाल रहा था। चार्ल्स जॉन कैनिंग was the statesman and Governor General of India during the Indian Mutiny of 1857. He became the first Viceroy of India in 1858. अब क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग कौन थे कि 1857 के विद्रोह के दौरान चार्ल्स जॉन कैनिंग भारत के राजनेता थे और गवर्नर जनरल थे, जो सन 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंक्लूड, जो उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो क्या थी, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, द म्यूटनी ऑफ 1857, जैसे कि हमने बताया 1857 का विद्रोह, और ये एक ऐसा था विच ही वॉज एबल टू सप्रेस सक्सेसफुली, जिसको उन्होंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सफलतापूर्वक दबाव दिया था और दबा भी दिया था। पासिंग ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद में 1861 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी जिसे बोलते हैं विड्रॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस लेना था, जो 1858 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था। इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो दंड प्रक्रिया संहिता था उसका परिचय दिया गया था। इनेचमेंट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम का शुरुआत की गई थी। एंड इंडियन पेनल कोड 1858, और भारतीय दंड संहिता 1858 की भी शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें अलग सैनिक कारण की, तो सैनिक कारण क्या थे देखिएगा, सुनिएगा, कि जो सैनिक और कृषकों की भूमि को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं किसान फैमिली से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। हर सैनिक अपने गांव से जुड़ा था और गांव की हर समस्या को मतलब हर समस्या जो गांव की थी उसकी अपनी समस्या थी। तो सैनिकों के लिए कुछ शिकायतें भी थी सैनिकों की, क्या थी कि सरकार एवं सैनिकों के मध्य प्रमुख विवाद वेतन को लेकर था। जैसे कि मैंने अभी आप बताया कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा वेतन मिलता था और जो भारत और कम वेतन के बाद अगर बात करें तो सेना में लगभग 3.25 लाख भारतीय सैनिक थे, ठीक है, और केवल 91,000 यूरोपियन सैनिक थे। परंतु भारतीय सेना के कुल व्यय का खर्च जो था, कुल जो खर्च किया जाता था वो 50% से अधिक तो यूरोपीय सैनिक पे किया जाता था। मतलब 3.25 लाख पे जितना खर्च नहीं किया जाता था जितना 51,000 पे किया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कितना उनके साथ
अन्याय हो रहा था। और जो एक सेवा काल था उसमें 174 रुपये वेतन पा सकता था, ठीक है, जबकि ये मतलब पूरे सेवा काल में एक भारतीय सैनिक केवल 174 रुपये पा सकता था। लेकिन जो यूरोपीय थे वो शुरू से ही 174 लेके चलते थे। अब इसमें पंजाब एवं सिंध में लड़ते समय विदेशी सेवा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था सैनिकों को। सैनिकों की डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा भी बंद कर दी गई थी। तो इसलिए ये एक मेन कारण रहा था 1857 के रिवॉल्यूशन का। नाउ टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट कॉज, कि जो तत्कालीन कारण थे वो क्या रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल, जी हाँ, तत्कालिक कारण के। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 इबोजनल ब्रोक आउट ऑफ द इंसिडेंट ग्रेजेस ग्रेडली। तो देखिए, मैं इसको फिर से आपको एक बहुत ही सरल भाषा में समझाना चाहूँगा कि ये जो तत्कालिक कारण थे वो क्या थे। देखिए, मेन तो तत्कालिक कारण यही था कि सैनिक विद्रोह था, ठीक है। अब सैनिक विद्रोह में क्या था कि अंग्रेज़ जो थे, जो कारतूस बनाए जाते थे वो चर्बी से बनाए जाते थे, ठीक है। और उसी को लेकर चर्बी के लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि कैनिंग सरकार जो थी उसने 1857 में सैनिकों के मतलब प्रयोग के लिए एक ब्राउन ब्रेस, पहले जो राइफ़ल चलाते थे उसके स्थान पर क्या किया था, इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग शुरू करवा दिया था। अब जिसमें कारतूस को लगाने से पहले ना दांतों से खींचना पड़ता था, और अब दांतों से खींचना पड़ता था, लेकिन उस कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी होती थी। अब उसमें जब ये खबर चारों ओर फैली तो उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हुई कि हिंदू कभी भी गाय की चर्बी को मुंह में नहीं ले सकता और मुसलमान कभी भी सूअर की चर्बी मुंह में नहीं ले सकता। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए, जिसके बाद सन 1857 में विद्रोह शुरू हो गया। मेन इसका रीज़न यही था, क्योंकि चर्बी के बने कास्तूर आने लगे थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और फिर क्या हुआ था, जब मार्च 1857 में एक सिपाही था बैरकपुर में, मंगल पांडे, ठीक है। इन मार्च 1857 मंगल पांडे, अ सिपाही इन बैरकपुर, हैड रिफ्यूज टू यूज़ द कार्टेज एंड अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर। तो उन्होंने इस कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल, और उन्हें 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया था मंगल पांडे जी को। एंड ऑन 9 मई 85 सोल्जर इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू राइफल एंड वर सेंटेंस टू 10 years इम्प्रिजनमेंट। और जो उसी समय 9 मई के लिए 85 सैनिकों ने मेरठ में नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट के, जो विवाद के केंद्र थे उनकी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हाँ, द रिवोल्ट स्प्रेड over the entire area from the neighborhood of Patna and borders of Rajasthan. The main centers of revolt in these region, namely कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड अर्रा इन बिहार। अब क्या हुआ था कि जो इसके विवाद के मुख्य जो केंद्र थे वो पटना के पड़ोस से लेकर राजस्थान तक पूरी सीमा में फैल गया था। और इन क्षेत्रों में कौन कौन आ रहे थे, मुख्य केंद्र कौन कौन थे, बिहार, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा। ये लोग, जो आ रहा है वो तो बिहार में है, जैसे कि हम सबको बताया, ये उसके प्रमुख केंद्र रहे थे। लखनऊ, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ, इट वाज द कैपिटल ऑफ अवध। बेगम हजरत महल, वन ऑफ द बेगम ऑफ द एक्स किंग ऑफ अवध, टुक अप द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। अब लखनऊ में केंद्र कैसे बना था उसके बारे में बात करेंगे। लखनऊ ये अवध की राजधानी थी, और अवध के जो पूर्व राजा थे उनकी बेगम थी काफ़ी सारी, तो उसमें से एक बेगम थी हजरत महल। तो उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था लखनऊ की साइड से। और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब ना बात करते हैं कानपुर की। कानपुर, द रिवोल्ट वाज लेड बाई नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड। जो कानपुर का विद्रोह था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहेब ने किया था, उसका विद्रोह का नेतृत्व। ही जॉइन द रिवोल्ट प्राइमरली बिकॉज द deprived of his pension by the British।
और वे बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से विद्रोह में शामिल हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको उनकी पेंशन से वंचित कर दिया था, उनको पेंशन नहीं दी जा रही थी। द विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर फ्रेश रेनफोर्समेंट अराइव। और ये जीत अल्पकाल की थी, मतलब बोलने का मतलब बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय की थी, क्योंकि नए सैनिकों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया था और एक विद्रोह को भयानक प्रतिरोध के साथ दबा दिया था। यानी कि विद्रोह एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, जब विद्रोह हो रहा था तो उन्होंने वहाँ पे दबा दिया था। द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड विथ टेरिबल विजन्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद्रोह को प्रतिशोध के साथ दबा दिया गया था। नाना साहेब एस्केप बट हिज ब्रिलियंट कमांडर तात्या टोपे कंटिन्यू द स्ट्रगल। नाना साहेब बच गए, लेकिन जो उनके एक सेनापति थे, शानदार सेनापति बोले तो तात्या टोपे, उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा। तात्या टोपे वॉज फाइनली डिफीटेड, अरेस्टेड एंड हैंग। और लास्ट में क्या हुआ, तात्या टापे जो थे वो पराजित हो गए, उनको गिरफ्तार किया गया और फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं झांसी की। झांसी में क्या हुआ था। द 22 years old रानी लक्ष्मीबाई led the rebels when the British refused to accept the claim of her adaptation of the throne of झांसी। अब झांसी में क्या हुआ था, जो 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनको एक पावरफुल वुमेन के नाम से जाना भी जाता है, तो उन्होंने क्या किया था, विद्रोही को नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने झांसी के सिंहासन पर उनके जो दत्तक पुत्र था, उन्होंने जो गोद लिया था, उसको बैठने से इनकार कर दिया गया था। शी फॉट गैलेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस बट वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड बाई द इंग्लिश। उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बहादुरी से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वो भी हार गई थी। कुछ पर्सनल कारण रहे थे जिनकी वजह से वो हारी थी, बात करेंगे आगे उनके बारे में। ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर में क्या हुआ था। आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई एस्केप्ड, शी वॉज ज्वाइंड बाई तात्या टोपे एंड टुगेदर दे मार्च्ड एंड ग्वालियर एंड कैप्चर्ड इट। क्या हुआ था ग्वालियर में कि रानी लक्ष्मीबाई जब चली गई थी, देखिए इसमें लिखा है एस्केप्ड, देखिए भागी नहीं थी वो, कुछ पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से, क्योंकि वो बहादुर थी और बहादुर कभी जंग से भागते नहीं, तो वो चली गई थी और आगे जाके वो तात्या टोपे से जुड़ गई थी और दोनों ने मिलकर ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया था। फायरेज फाइटिंग फॉलोड वर द रानी ऑफ झांसी फॉट लाइक अ टाइग्रीज बट डाइड फाइटिंग टू द वेरी एंड। ग्वालियर वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। अब इसमें क्या हुआ था, एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसमें झांसी की रानी एक शेर की तरह लड़ी थी, जिसमें लिखा है टाइग्रीज, बाघिन की तरह लड़ी गई थी और अंत में लड़ते हुए मर गई थी, मतलब मारी गई थी। कहने का मतलब ये है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपने पुत्र की चिंता ना करके अपने पुत्र को पीठ पर बांध कर भी युद्ध किया था। ग्वालियर वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। ग्वालियर को वापस कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में क्या हो रहा था उस टाइम। द रिवोल्ट वाज लेड बाय द कुंवर सिंह हु बिलोंग टू द रॉयल हाउस ऑफ जगदीशपुर बिहार। अब जो बिहार का नेतृत्व था, विद्रोह का नेतृत्व, वो कुंवर सिंह ने किया था, जो बिहार के जगदीशपुर गांव के एक शाही घराने से बिलोंग करते थे। तो आज हमने देखा, अभी हमने देखा कि जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया। ठीक है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे सस्पेंशन एंड द रिवोल्ट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 lasted for more than a year. It was suppressed by the middle of 1858. जो 1857 का विद्रोह है वो एक वर्ष से अधिक समय तक चला था और आई थिंक 1858 के बीच में इसको ख़त्म कर दिया गया था। On the July 8, 1858, 14 months after the outbreak at Meerut, peace was finally proclaimed by Lord Canning। और 8 जुलाई 1858 को मेरठ में 14 महीने के बाद, 14 महीने लड़ाई के बाद आखिरकार लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा कर दी थी। ना बात करते हैं प्लेस ऑफ द रिवोल्ट की। इंडियन लीडर्स कौन कौन उनको लीड कर रहे थे एंड ब्रिटिश ऑफिशियल हु सप्रेस द रिवोल्ट। देखिए दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड थे, जो जॉन निकोलसन ब्रिटिश की तरफ से थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश की तरफ से थे, कानपुर में भारत के तरफ से नाना साहेब थे, जबकि सर कॉलिन कैंपबेल
ब्रिटिश की तरफ से थे झांसी एंड ग्वालियर में लक्ष्मीबाई तात्या टोपे थे, जनरल ह्यूज रोज ब्रिटिश की तरफ से थे, बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है, इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली, बिहार में कुंवर सिंह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इसमें एक चीज़ उठती है, एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल, कि जो ये विद्रोह था जो इतना उठा था तो लेकिन ये फेल क्यों हो गया, ठीक है, क्या कारण रहा था कि ये इतना अच्छा विद्रोह फेल हो गया। तो उसमें भी कई कारण थे। देखिए फर्स्टली हम बात करेंगे लिमिटेड अपराइजिंग की, यानी कि सीमित विद्रोह की। अल्दो द रिवोल्ट वाज फेयरली, ठीक है, अब अभी हमने देखा कि विद्रोह कैसे हुआ था, विद्रोह के प्रमुख केंद्र भी हमने देख लिए थे, ठीक है, झांसी ग्वालियर जो भी था हमने सब देखा था। उन्मूलन की तिथि नहीं देखी थी कि वो कब से शुरू हुआ, वो हम बात करेंगे आगे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे उसके अन्य केंद्र भी थे, जैसे गोरखपुर, सुल्तानपुर, संबलपुर, फर्रुखाबाद हरियाणा, असम, मथुरा, मेरठ, मंदसौर, रायपुर, गढ़मंडला, सागर। तो इनको भी हमारे जो विद्रोही थे हमारे देश के वो भी कर रहे थे। अब व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल, इस बात पे हम बात करेंगे कि असफलता के क्या कारण रहे थे। देखिए विद्रोह काफ़ी बड़ा था, ठीक है, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा था, मतलब कुछ लोगों ने इसका साथ नहीं दिया था। द रिवोल्ट वॉज मेनली कन्फाइंड टू द डोब रीजन। अब क्या ये दोआब के क्षेत्र तक ही सीमित रहा था, ज़्यादा लंबा गया नहीं था। एंड द लार्ज प्रिंसली स्टेट, और जो बड़ी रियासतें थीं जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर, साथ में ही एक छोटी रियासतें जो राजपूतान रियासतें थी वो इसमें शामिल नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब शामिल नहीं होती तो ये एक तरीके से आधा ही रह गया था। एंड द साउदर्न प्रोविंस डिड नॉट टेक पार्ट इन, और इसमें दक्षिण के जो प्रांत थे उन्होंने भी इसमें कोई भाग नहीं लिया था, ठीक है। नो इफेक्टिव लीडरशिप, कहने का बात है कि कोई प्रभावशाली नेतृत्व नहीं रहा था, क्योंकि विद्रोहियों के पास जो था एक प्रभावी नेता की कमी थी। हालांकि मानते हैं जैसे इसमें लिखा है, अल्दो नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई वर ब्रेव लीडर्स, कि जो नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, एक बहादुर नेता थी, लेकिन वो उस टाइम एक अच्छे रूप से आंदोलन को नेतृत्व नहीं दे सके, क्योंकि इधर युद्ध चल रहा था, इधर आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम वो उस आंदोलन को उतना नहीं मतलब प्रेफरेंस नहीं दे सके ना। बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्स की, कि कुछ जो संसाधन थे वो सीमित ही थे। अब क्या थे कि द रिवेल्स लैक्ड रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी, द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड अ स्टडी सप्लाई ऑफ मैन, मनी एंड आर्म्स इन इंडिया। अब जो थे विद्रोहियों के पास पुरुषों की कमी थी, धन की कमी थी, संसाधनों की कमी थी। और वहीं अगर बात करें हम अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों के पास भारत में भी पुरुषों की, धन की, हथियारों की निरंतर आपूर्ति हो ही जा रही थी। नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास, कि जो मध्यम वर्ग है उसकी कोई भागीदारी नहीं रही थी। द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, द रिच मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड जमींदार्स ऑफ बंगाल हेल्प द ब्रिटिश टू सरप्रेस द रिवोल्ट। अब उसमें क्या हुआ था देखिएगा, अंग्रेज के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, अमीर व्यापारी थे, व्यापारी और बंगाल के जो जमींदार थे, उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की। मतलब कि उन्होंने विद्रोहियों की मदद नहीं की, वो चाहते थे कि ये विद्रोह दब जाए, ठीक है। और क्या हुआ था कि जो बहुत ज़्यादा केंद्र बन गए थे, विवाद हुआ था वहाँ पे कि योग्य नेतृत्व का अनुपस्थित था, सीमित क्षेत्र था, देसी राजाओं के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनका अंग्रेज़ों को साथ दे रहे थे वो, ठीक है। पटियाला, जैन, ग्वालियर, हैदराबाद राजाओं ने भी विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। कोई निश्चित एक उद्देश्य नहीं था, जनसाधारण का अभाव रहा था, इसलिए ये रिवॉल्ट फेल हो गया। और क्या था कि अंग्रेज़ों के पास एक कुशल सेना थी, इसलिए रिवॉल्ट फेल हो गया, हमारे पास नहीं थी। सीमित संसाधन थे, ठीक है ना। हम बात करेंगे अब रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट की, कि जो रिवोल्ट का परिणाम था वो क्या रहा था, ठीक है। एंड ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी शासन का अंत। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो 1857 का महान विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है, जो भी आप कहना चाहें, वो आधुनिक भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर था बोले तो।
मील का पत्थर मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये। द रिवोल्ट मार्क टू एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स इन इंडिया। और इस विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर मोहर लगा दी कि अब वो ख़त्म होने के कगार पर है। डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, मतलब बोले तो कि भारत अब किसी प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ठीक है। दिस वॉज अनाउंस्ड बाई लॉर्ड कनिंग एट अ दरबार इन इलाहाबाद इन अ प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन 1 नवंबर 1858 इन द नेम ऑफ द क्वीन। और इसकी घोषणा जो थी वो लॉर्ड कैनिंग ने की थी 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के एक दरबार में, और वो कर दी थी रानी के नाम पर। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय क्वीन विक्टोरिया विच इज इफेक्टेड मीट एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब क्या हुआ था कि भारतीय प्रशासन पर महारानी विक्टोरिया ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, जिसका अर्थ था ब्रिटिश संसद भारत में बननी है। द इंडिया ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नमेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब जो भारत था, भारत में के कार्यालय के देश के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, संभालने के लिए बनाया गया था। केवल एक ऑफिस बना दिया गया था इंडिया में। रिलीजियस टॉलरेंस, बोले तो धार्मिक सहिष्णुता, मतलब इसका मतलब है कि जो रीति रिवाज थे, परंपरा थी, उस पर भी उचित ध्यान दिया गया था। इंडिया के जो ट्रेडिशन थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, प्रशासनिक परिवर्तन पर भी ध्यान दिया गया था, क्योंकि द गवर्नर जनरल ऑफ ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ वायसराय। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय, उनको वायसराय से बदल दिया गया था। द राइट ऑफ इंडियन रूलर्स वर रिकॉग्नाइज्ड, भारतीय शासकों को अधिकारों की मान्यता दे दी गई थी। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अबॉलिश्ड, जो चूक का सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया था। द राइट टू अडॉप्ट सन्स एंड लीगल हेयर्स वर एक्सेप्टेड। अब क्या था कि जो उत्तराधिकारी को पुत्र के रूप में गोद लिया जाता था वो भी स्वीकार कर लिया गया था। ना हम बात करते हैं सैन्य के मिलिट्री रिकॉग्निशन कि जो मिलिट्री का रिकॉग्निशन था वो कैसे हुआ था। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे, भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ गया था ब्रिटिश सेना में, लेकिन शस्त्र जो थे अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहा था। क्या हुआ था कि जो शस्त्र है, मैंने बोला था, मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ब्रिटिश की सेना को ही दिया जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश सेना में कुछ भारतीय भी आ रहे थे, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। लेकिन बंगाल सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बंगाल सेना का एक बहुत ही अच्छा प्रभुत्व था। ना बात करते हैं 1857 के कंक्लूजन की कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या था। ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज एन unprecedented event in the history of British rule in India. It united through a limited way many sections of Indian society for a common cause. Though the revolt failed to achieve the desired goal, it sowed the seeds of Indian nationalization. कहने का मतलब है कि जो 1857 का विद्रोह था वो भारत के इतिहास में ब्रिटिश के शासन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, होनी भी चाहिए थी। इसके लिए एक सीमित तरीके से, सामान्य कारण के लिए, एक बहुत ही सामान्य तरीके से ही भारतीय समाज में कई वर्गों को एकजुट कर लिया गया था। हालांकि ये है कि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ था, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था, विफल हो गया था। लेकिन इस विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रवाद के बीज बो चुके थे। अब भारतीय तैयार हो गए थे कि अब हमें अंग्रेज़ों को विद्रोह से ही निकाल सकते हैं। और उसमें एक चीज़ नोट और की गई थी कि मार्च 2014 में 1857 की क्रांति के लगभग 300 भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर बोलते हैं मरे हुए, को अमृतसर के निकट एक स्थान है अजनाला, वहाँ में एक कुएं से खोदकर निकाला गया था। ये 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के अस्थि शेष थे। कहने का मतलब है 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल था, उनके सैनिक थे ये, जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था। मतलब क्या हुआ था, अभी की बात बता रहा हूँ मैं, मार्च 2014 में ऐसा हुआ है, ये रिसेंटली न्यूज़ है कि जो 1857 की क्रांति में जो भारत के 300 सैनिक थे, जो 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उनको कुएं से खोद कर निकाला गया है। अमृतसर के निकट एक अजनाला स्थित है, वहाँ से कुएं से खोद कर निकाला गया है। कहने का मतलब है वहाँ पर भी काफ़ी सारी लड़ाई हुई थी।
और जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी सारे विद्रोह भी हुए थे इसके बाद। जैसे हम बात करें विद्रोह की, जो जनजातीय या अन्य आंदोलन कहे जाते हैं, सन्यासी विद्रोह हुआ था, फ़कीर विद्रोह हुआ था, पॉलीगर विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह हुआ था, रामोसी हुआ था, खासी हुआ था, संथाल, मुंडा, नील, पावना, मोपला, फूफा, रंपाओ, ताना भगत, ये काफ़ी सारे विद्रोह हुए थे। धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन भी हुए थे। तो अब बाद में क्या हुआ था कि ज़मींदारों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई थी, और कनिंग ने भी इसमें कुछ हेल्प की थी बाद में। लेकिन कुछ भी हो, ये जो 1857 का विद्रोह था, इसने स्टार्ट कर दिया था इंडिया को आज़ाद कराना। यानी कि कहें तो भारत को जो आज़ाद करने के लिए जो शुरुआत थी वो सन 1857 के सैनिक विद्रोह से हुई थी, या सन 1857 के विद्रोह से हुई थी। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। हमने पूरी बात की है, हमने पूरी चर्चा की 1857 के विद्रोह को लेकर। हमने पूरा जाना कि 1857 का विद्रोह किस कारणवश हुआ था, क्या कारण थे, क्या तत्कालीन कारण थे, क्या इसका प्रभाव निकला था, क्या निष्कर्ष निकला था, क्या कंक्लूजन था, क्या इसके सैनिक कारण थे, क्या आर्थिक कारण थे, क्या धार्मिक कारण थे। पूरी बात की आज हमने 1857 के विद्रोह की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए जैजी डिफेंस वॉरियर के साथ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, फिर से लेके आएंगे एक नया टॉपिक हिस्ट्री एंड इट 2022 के लिए। सो जुड़े रहिए जैजी डिफेंस वॉरियर के साथ। सो नाउ, जय हिंद, जय भारत वॉरियर्स। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हैं।